काशी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष ने अदालत में कहा है कि औरंगजेब ना तो निर्दयी था, ना ही क्रूर था और ना ही उसने भारत में मंदिरों को तोड़वाया। आज हम औरंगजेब का ही एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि गुरु तेग बहादुर का सिर तन से जुदा करने वाले औरंगजेब ने भारत के लोगों पर कितने अत्याचार किए और भारत में आज भी औरंगजेब के इतने फैंस क्यों हैं, भारत में आज भी औरंगजेब का ये फैन क्लब क्यों बना हुआ है। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि मुस्लिम पक्ष की जिस कमेटी ने अदालत में यह आपत्ति दायर की है उसका नाम है अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और यह कमेटी कुल 22 मस्जिदों की देखरेख करती है, जिनमें काशी की ज्ञानवापी मस्जिद भी शामिल है। अदालत में दायर की गई अपनी आपत्ति में इस कमेटी ने 5 बड़ी बातें कही हैं जो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पहली बात, औरंगजेब ना तो क्रूर शासक था और ना ही औरंगजेब के आदेश पर काशी में कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। दूसरा, यह दावा भी गलत है कि 16वीं सदी में राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। तीसरा, ज्ञानवापी मस्जिद हजारों वर्ष पुरानी है और इसका निर्माण किसी मंदिर को तोड़कर नहीं हुआ है। चौथा, मस्जिद की दीवारों पर त्रिशूल, डमरू और स्वास्तिक जैसी कलाकृतियां होने की बात गलत है। और 5वीं बात यह लिखी है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वो असल में एक फव्वारा है। और इसी हलफनामे में यह बात भी लिखी है कि मौजूदा मामले की तुलना अयोध्या के मामले से करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस मामले में हिंदू पक्ष के पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन क्या यह बात सच है? तो आज इसका जवाब है यह बात बिल्कुल सच नहीं है, यह झूठ है और आज हम यह बात साबित करेंगे। सच यह है कि भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने के साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमले शुरू हो गए थे। अदालत में प्रस्तुत किए गए नक्शे, मुगलों के समय लिखी गई किताबें और उर्दू में जारी हुए फरमानों के मुताबिक सबसे पहले 11वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया था और इस हमले में मंदिर का शिखर तोड़ दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी इस प्राचीन मंदिर में पूजा पाठ ऐसे ही चलती रही, जारी रही। इसके बाद 16वीं शताब्दी में राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और वो मुगल शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जिन्हें इतिहासकारों ने बाद में अकबर द ग्रेट बना दिया। आपने भी स्कूलों में जब अकबर के बारे में पढ़ा होगा इतिहास की किताबों में, तो उन्हें अकबर द ग्रेट कहकर लिखा जाता है, यानी महान अकबर, महान शासक अकबर। वर्ष 1669 में औरंगजेब के आदेश पर इस मंदिर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया और वहां पर एक मस्जिद बना दी गई जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। और वर्ष 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के साथ में एक नया मंदिर बनवाया जिसे आज हम काशी विश्वनाथ मंदिर के तौर पर जानते हैं। लेकिन तब से ही यह विवाद आज तक ऐसे ही चला रहा है और यह मामला अब अदालत में चल रहा है। 2018 में हिंदू पक्ष ने अदालत से मांग की थी कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातत्व विभाग से एक सर्वेक्षण करवाया जाए ताकि इस विवाद का हल हो सके। लेकिन इस मामले पर जब जब बहस होती है तब तब बात औरंगजेब पर आकर टिक जाती है और फिर औरंगजेब को महान शासक बताकर लोगों को गुमराह किया जाने लगता है। लेकिन आज हम कुछ और तथ्य लेकर आए हैं जो औरंगजेब के इस फैन क्लब को थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। भारत का दुर्भाग्य देखिए, मुगलों ने भारत पर कई सौ वर्षों तक राज किया, अत्याचार किया, लूटा भारत को। और आज भी हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जो मुगलों को पसंद करता है, जो मुगलों का फैन है, जो ये मानने को तैयार नहीं है कि मुगल शासकों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को मिटाने की पूरी कोशिश की। आज भी इस आज़ाद भारत में ऐसे लोग हैं जो ये बात मानते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम आज़ाद तो हो गए लेकिन फिर भी मुगलों का एक फैन क्लब हमारे देश में आज भी है। दूसरा दुर्भाग्य देखिए, मुगलों के बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने भी लगभग 200 वर्षों तक हमारे देश को लूटा, हम पर लगातार अत्याचार किए। लेकिन हमारे देश में ही एक वर्ग ऐसा था जिसने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया। उस जमाने में भी अंग्रेजों से दोस्ती की और अंग्रेजों से अगर दुश्मनी भी की तो बड़ी मीठी मीठी दुश्मनी की। अंग्रेजों के साथ एक मैच तो खेला लेकिन एक फ्रेंडली मैच खेला
जिसमें नुकसान किसी का भी ना हो और सत्ता बड़े आराम से अंग्रेजों से स्थानांतरण होकर यहां कुछ लोगों के हाथ में आ जाए। अब हमारा देश आजाद हो चुका है, लेकिन आज भी उस जमाने के जो फैन क्लब है वो हमारे देश में मौजूद है। और आज हमारे देश में आजाद भारत में कैसे राजनीति हो रही है, जो कि राजनीति के लिए तो ठीक हो सकता है लेकिन राष्ट्र के लिए बहुत खतरनाक है। अब वो देखिए, क्योंकि हमारा अगला विश्लेषण भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन के बारे में है, जिस पर हमारे देश में जबरदस्त राजनीति हो रही है और अब तक 20 विपक्षी दल इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान कर चुके हैं। और अब यह मामला आज सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है, जहां कल अदालत में इस मामले पर सुनवाई होगी कि संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे या देश की राष्ट्रपति करेंगी। यह अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। भारत के इस लोकतंत्र की दुनिया भर में तारीफ होती है। हम सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, सबसे बड़ा चुनाव हमारे देश में होता है। लेकिन सोचिए, हमारे ही देश में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है संसद भवन। लेकिन संसद भवन पर भी अब आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट से होता है। आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि 96 वर्ष पहले, वर्ष 1927 में जब भारत की मौजूदा संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, अंग्रेजों ने इसे बनाया था, अंग्रेजों ने ही उद्घाटन किया था, अंग्रेजों का शासन था तब इस उद्घाटन समारोह में कौन कौन आया था, जानना चाहेंगे आप? और इस संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? इस विषय पर ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए आज हमने एक पुस्तक का अध्ययन किया है, जिसका नाम है न्यू दिल्ली मेकिंग ऑफ अ कैपिटल। इसमें बहुत सारे अखबारों के लेखों का जिक्र किया गया है, जो उस समय अखबारों में क्या छपा था, और इसी में टाइम्स लंदन के एक लेख का जिक्र किया गया है जो 19 जनवरी 1927 को प्रकाशित हुआ था। और इसमें यह बात लिखी है कि 18 जनवरी 1927 को जब मौजूदा संसद भवन का उद्घाटन हुआ, तब इसमें मोतीलाल नेहरू समेत स्वराज पार्टी के ज्यादातर सदस्य शामिल हुए थे। यानी जब गुलाम भारत की अंग्रेजों द्वारा बनाई गई संसद का उद्घाटन हुआ, तब तत्कालीन ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने यह उद्घाटन किया था। और तब इसमें राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी के दादा पंडित मोतीलाल नेहरू शामिल हुए थे। लेकिन आज मोतीलाल नेहरू के बेटे की बेटी के बेटे का बेटा यानी राहुल गांधी नए संसद भवन का विरोध कर रहे हैं। मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। और देखिए, इसमें लिखा है, noticeable among the large body of members of the Indian legislature on the left of the throne were the white-clad Pandit Motilal Nehru and others। और फिर यह भी लिखा है कि स्वराज पार्टी के बड़ी संख्या में जो सदस्य थे वो भी उस समय वहां पर मौजूद थे। इसी किताब में लिखा हुआ है। यूपीएससी की परीक्षा के पीछे छिपे हुए संघर्ष का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण लेकर आए हैं। इस परीक्षा को पास करने वाले लोग तो आजकल चमक रहे हैं। आपने देखा होगा, आजकल चारों तरफ यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले लोगों की चर्चा हो रही है। अखबारों में उनकी फोटो छप रही हैं, न्यूज चैनल्स पर उनकी कहानियां आ रही हैं। लेकिन इसके पीछे नाकामी के अंधकार में खोए हुए लाखों लोगों का संघर्ष शायद आज भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा। यह इसका ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। आखिर हमारे देश का हर परिवार अपने बच्चे के लिए आईएएस बनने का ही सपना क्यों देखता है? आज हम एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपको बताएंगे इसके बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ ऐसे लोगों की कहानियां बताना चाहते हैं जिनका संघर्ष अपने आप सफलता पर एक लंबी चौड़ी किताब पढ़ने के बराबर है और जिससे आज आप बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। तो पहले सफलता की कहानियां सुनिए। कल हमने आपको सूरज नाम के एक दिव्यांग लड़के की कहानी दिखाई थी, जिसने एक रेल दुर्घटना में अपने दोनों पैर खो दिए। एक हाथ उसका कट गया, दो पैर कट गए, एक हाथ कट गया, दूसरे हाथ की भी दो उंगलियां कट गई। लेकिन इसके बावजूद अपने पहले ही प्रयास में उसने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता एक टेलर है, उसके इलाज के खर्चे पर उनका सारा पैसा खर्च हो गया। लेकिन इस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और यह लड़का पढ़ता रहा, तैयारी करता रहा और पहले ही अटेम्प्ट में
यूपीएससी की यह परीक्षा उसने पास करी। और आज हम आपको कुछ और ऐसे ही रियल लाइफ हीरो से मिलवाएंगे जिनकी सफलता की इस वक्त हर तरफ चर्चा हो रही है। ये हमारे देश के वो युवा हैं जो तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करते रहे। इन्होंने अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया, अपने हालात को दोष नहीं दिया और ये कठिन परीक्षा पास करके अपनी उन्होंने नई सफलता की कहानी लिखी है। सबसे पहले आपको केरल के तिरुवनंतपुरम की अखिला बीएस से मिलवाते हैं, जिनकी जिंदगी बचपन से ही बहुत मुश्किलों से भरी हुई थी। सिर्फ 5 साल की उम्र में एक बस दुर्घटना में उन्होंने अपना दाहिना हाथ खो दिया। इसके बावजूद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और सिविल सर्विसेज का सपना देखा और वो पिछले 3 बार से इस परीक्षा को दे रही हैं, लेकिन उन्हें सफलता इस बार जाकर मिली। यानी 2 बार फेल हुई और तीसरी बार उन्हें सफलता मिली है। इनका एक हाथ नहीं है और सोचिए ये कितना बड़ा संघर्ष इनका रहा होगा। अब आप एक और हीरो से मिलिए। 34 साल के राम भजन कुमार दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं और उनके पिता राजस्थान के दौसा में मजदूरी करते हैं। सोचिए एक मजदूर के बेटे के लिए आईएएस बनने का सपना कितना बड़ा होगा, जबकि वो खुद दिल्ली पुलिस में एक हेड कांस्टेबल है। लेकिन उन्होंने लगातार 8 बार, एक बार नहीं 8 बार यह परीक्षा दी और इस बार वो कामयाब हो गए। और उनकी कहानी से पता चलता है कि सफल वही होते हैं जो लगातार प्रयास करना छोड़ते नहीं हैं। राजस्थान के ईश्वर गुर्जर की कहानी भी ऐसी है। वर्ष 2011 में उन्होंने 10वीं कक्षा में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया था। 10वीं में फेल हो गए। अपने पिता के कहने पर उन्होंने दूसरी बार परीक्षा दी और इसके बाद वो 2nd डिवीजन में ही पास हो पाए। 12वीं कक्षा में भी उनके सिर्फ 68% नंबर थे, लेकिन उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और इस बार की परीक्षा में उनका 644वां स्थान आया है।